जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। इसमें पिछले कई सालों से मंत्री पद की आस में रहे दलित नेता और रिपाई अध्यक्ष रामदास आठवले को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री रामदास आठवले। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा। पहले नाम कहिए, अपना नाम लीजिए। पहले नाम भी बोलिए। हाँ सॉरी। मैं रामदास आठवले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्मानपूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास आठवले सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को वो व्यक्तियों के सिवाय ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अहिंसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय भीम, जय भारत। बिहार के टॉपर घोटाले की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र बुल्ढाना से फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। अमरावती शिक्षण मंडल ने 12वीं की विज्ञान शाखा में पढ़ने वाले अमोल को पेपर न देने के बाद भी पास कर दिया। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल बिहार टॉपर घोटाले ने खोल दी, लेकिन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक अमरावती शिक्षक मंडल इस मामले में 2 कदम आगे है, क्योंकि बिहार में तो छात्रों ने परीक्षा देकर टॉप किया था, लेकिन बुल्ढाना में एक छात्र बिना परीक्षा दिए ही पास हो गया। अमोल पन्हादे यह छात्र बुल्ढाना के शिवाजी शिक्षण संस्था के कनिष्ठ महाविद्यालय में 12वीं परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा के समय आत्मविश्वास की कमी के कारण अमोल ने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पर्चा नहीं छुड़ाया। अमोल को इस बात का पता था कि वह फेल है, लेकिन जब रिजल्ट लाने वह पहुंचा तो यह देखकर चकित रह गया कि उसे पास कर दिया गया है। माझं पूर्ण नाव अमोल रामदास पन्हाळे। मी आता 12वी मध्ये श्री शिवाजी विद्यालय बुलढाणा यामध्ये विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत होतो। फेब्रुवारी 2016 मध्ये मी 12वीचे पेपर दिले। यामध्ये केवळ सुरुवातीच्या 4च विषयाचे मी पेपर दिले, शेवटचे 2 पेपर मी दिलेच नाही, कारण माझा पूर्ण अभ्यास न झाल्यामुळे मी 2 पेपर दिलेच नाही। परंतु 27 मेला जेव्हा माझा रिझल्ट लागला तेव्हा तो पास दाखवण्यात आला। माझी अमरावती बोर्डाला एवढीच विनंती आहे की त्यांनी मला फेल करावे, कारण की मी समोर रीएडमिशन करून चांगले टक्के घेऊन गव्हर्नमेंट खात्यात माझा नंबर लागू शकतो। इस बारे में जब शिक्षकों से पूछा गया तो पहले तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया, फिर अपनी गलती छिपाने की पुरजोर कोशिश की। मी केंद्र प्रमुख सौ नीलिमा देशपांडे, केंद्र क्रमांक 0554 एडेड ज्युनियर कॉलेज बुलढाणा। मी असं सांगू इच्छिते की रसायनशास्त्र या विषयामध्ये सदरू विद्यार्थी
अमोल पन्हाळे हा विद्यार्थी सेंटरला गैरहजर होता. तसेच हा विद्यार्थी जीवशास्त्र या विषयालाही गैरहजर होता आणि तशी नोंद माझ्या स्वतःच्या रेकॉर्डला मी केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे मी बोर्डाकडेही कागदपत्र पाठवलेले आहे. पूर्वी साधारणतः 2 वर्षापूर्वी ग्रेस मार्क देण्याची जी पद्धत होती, जर विद्यार्थी एखादा ग्रेस मार्क देऊन पास होत असेल तर त्याला ग्रेस मार्क दिले जात होते. आता आणि ॲब्सेंट राहिला तर त्याला तो नापास फेल रिझल्ट येत होता. त्याचा एखाद्या विषयामध्ये तो ॲब्सेंट राहिला तर फेल होत होता. पण आता 1.5-2 वर्षापासून बोर्डाने नियम बदलवले. जर विद्यार्थ्यांनी प्रॅक्टिकल दिलेलं असेल आणि त्याला ग्रेस मार्क टाकून जर तो पास होत असेल तर त्याला ग्रेस मार्क देऊन त्याला पासिंग केलं जातं. मी ज्यावेळेला बोर्ड मेंबर होतो त्यावेळेला ती पद्धत नव्हती ग्रेस मार्क देण्याची अशी. लेकिन अब अमोल शिक्षा विभाग से गुजारिश कर रहा है कि उसे फेल कर दे ताकि वह अगले साल कड़ी मेहनत कर अच्छा रिजल्ट लाए. बहरहाल इस घटना से न सिर्फ बिहार की बल्कि महाराष्ट्र के शिक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल गई है. शिवसेना केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना पार्टी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर नागपुर में आंदोलन कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा निकाले गए जीआर के अनुसार किसानों को मदद और सुविधाएं नहीं दी जा रही है. शिवसेनेच्या वतीनं शेतकऱ्याचं नेतृत्व करून सरकारच्या निर्णयाच्या एका धोरणाचा निषेध हा कार्यक्रम आहे. 22 एप्रिल 2016 रोजी शासनाने जीआर काढलेला आहे. त्याच्या आधी एका मार्चमध्ये असाच एक जीआर निघाला होता. 1 एप्रिल 2016ला नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1171 गावं 50 पैसेवारीपेक्षा कमी हा सर्वे झाल्यानंतर जे गावं जाहीर झाले तर तो आकडा होता 1171 आणि महाराष्ट्रामध्ये 11,862 गावं जाहीर करण्यात आलेली आहेत. या गावांना शासनाने सूट देण्याचा आणि पुन्हा शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा एक प्रकल्प जाहीर केला. तो अंतिम जीआर होता 22 तारखेचा. 22 एप्रिलच्या जीआरमध्ये सांगितलेलं आहे शेतकऱ्याच्या महसुलात सूट द्यायची आहे. त्याच्या वीज देयकाच्या बिलामध्ये 33.5% सूट दिलेली आहे. त्याच्या कर्जाची कोणतीही वसुली करायची नाही. कर्जाचं पुनर्गठन करायचं. ज्या गावांना जाहीर केलेलं आहे त्या समाविष्ट यादीमध्ये त्या गावाच्या विद्यार्थ्यांना शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्कामध्ये सूट दिलेली आहे. असं असताना ज्यांच्यावर कर्ज आहे त्यांचं वसुली न करता त्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन करा असा आदेश आहे. असा आदेश असताना कोणत्याही बँका शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन करत नाही आहे. शेतकऱ्यांच्या मुलांना शालेय परीक्षेसाठीच्या ज्या परीक्षा शुल्क माफ केलेलं आहे ते माफ झालेलं नाही आहे. वीज देयकामध्ये 33.5% सूट दिलेली आहे. तेही सूट अजूनपर्यंत मिळालेली नाही. वीज कापणीचं काम प्रशासन मोठ्या पद्धतीनं करते आहे ज्याच्यावर स्थगिती आहे आणि कर्जाची वसुलीला स्थगिती असताना कर्ज वसुली पथक जागोजागी फिरून शेतकऱ्यांना लुटालूट करण्याचं काम करते. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं सरकारमध्ये असूनसुद्धा एक विषय आहे की महाराष्ट्राच्या सरकारचं हृदय नागपुरात राहते. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या शहरामध्ये राहतात. या शहरामध्ये केंद्रीय मंत्री आदरणीय गडकरी साहेब राहतात. या शहरामध्ये वित्तमंत्री मुनगट्टीवार राहतात. या शहरामध्ये बावनकुळे ऊर्जा मंत्री राहतात. एवढे सगळे महत्त्वाचे खाते असलेले सरकार जर इथे आहे तर या सरकारने जीआरची अंमलबजावणी आपल्या जिल्ह्यात तरी होते की नाही हे पाहण्याची गरज आहे. दादर स्थित अंबेडकर भवन को गिराए जाने के खिलाफ देश भर में आंदोलन जारी है. इस घटना को 10 दिन बीत चुके हैं. बावजूद इसके दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अंबेडकरी जनता आक्रोशित है. बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा तहसील के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पर भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम निवेदन दिया गया और रत्नाकर गायकवाड़ को गिरफ्तार करने की मांग की गई. यहाँ सिंदखेड राजा एसडीओ कार्यालय के सामने हम सभी खड़े हैं. डॉक्टर अंबेडकर भवन जो दादर का 24 जून की रात को गिराया गया है यानी 25 को सवेरे, उसका निषेध करने हेतु तथा उन जो जवाबदार है, जो आरोपी है, उन पर कार्रवाई करने हेतु यहाँ पर हम सब एसडीओ कार्यालय पर निवेदन देने हेतु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. यहाँ 500 लोगों की तादाद है और यहाँ
सिंदखेड़ राजा तहसील से विविध संगठन जो है पक्ष है, इनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी ने मिलकर यहाँ पर निषेध व्यक्त किया और निवेदन यहाँ पर एसडीओ साहब को दिया है। हम यह मांगनी करना चाहते हैं कि अंबेडकर भवन गिराया, जो भवन वास्तविकता अंबेडकरी चळवळ का एक प्रमुख केंद्र है। बाबा साहेब अंबेडकर ने वहाँ से अपने जो वर्तमान पत्र थे वहाँ से छपाई की है और सारे भारत में वो वर्तमान पत्र वितरित जो हुआ था उससे एक खंबीर चळवळ वहाँ पर खड़ी हो गई थी। यही नहीं, बाबा साहेब के उपरांत भैया साहेब अंबेडकर इन्होंने भी वहाँ से धम्म दीक्षा के कार्यक्रम चलाए। वहाँ बौद्धों के जो सवलती जो है वहाँ का सब कार्यक्रम वहाँ से ही चलाया गया था। ऐसा अंबेडकर भवन जहाँ से रीडल का कार्यक्रम वहाँ से चला, जहाँ मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतर कार्यक्रम चला। यही नहीं, रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जो आत्महत्या की थी उसका आंदोलन भी वहाँ से ही चलाया, जहाँ पर उसके भाई तथा माँ ने वहाँ पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। यही सब जो अंबेडकर केंद्र जो अंबेडकरी चळवळ का जो केंद्र है अंबेडकर भवन, वो गिराने की कोशिश, उद्ध्वस्त करने की कोशिश रत्नाकर गायकवाड़ और उनके जो पीपल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है उन्होंने की है। वहाँ पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज है, लेकिन फिर भी अभी तक वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम यहाँ आंदोलन ये सभी मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अटक करना चाहिए और उन पर कार्रवाई करना चाहिए। यही हमारा यहाँ हेतु है और सभी महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत देश में एक आंदोलन अच्छा वहाँ चल रहा है और सभी से यही हम लोगों से ये कर रहे हैं कि शांतता बनाए रखें, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने हमें आदेश दिया है कि अभी कोई गड़बड़ नहीं होने चाहिए, कोई अतिरेकपना नहीं चाहिए। इसलिए हम शांतता से ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी भावना है, हमारी पवित्र वास्तु वहाँ पर गिराई है और हमारी भावना को अगर ये ऐसी ठेस पहुँचती है तो अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई और उनको अटक नहीं हुआ तो आगे का जो आंदोलन है वो आंदोलन हम तीव्र रूप से यहाँ पर करेंगे और इसके लिए जवाबदार जो होंगे वो सरकार होंगी। हाल ही में कुछ वर्षों में दलितों पर होने वाले अपराध में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। नेशनल क्राइम के खिलाफ हुए अपराधों में 118% तक की तेज़ी देखी गई, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बदलते समय के साथ दलित जुल्म का शिकार हो रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। देश में सबसे अधिक शिक्षित राज्य केरल में दलितों की स्थिति सबसे अधिक खराब है। यहाँ पर वर्ष 2014 में सबसे अधिक दलितों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में करीब 8075 मामले, राजस्थान में 8028 मामले और बिहार में 7893 मामले और ओडिशा में 1259 मामले दलितों के खिलाफ दर्ज किए गए। यह हाल तब है जब देश में इन्हें रोकने के लिए कानून की कमी नहीं है। इंडियन पेनल कोड के अलावा दलितों के खिलाफ मामलों को रोकने के लिए प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट 1955, SC/ST एक्ट 1989 भी मौजूद है। इसके बाद भी दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। वर्ष 2009 में जहां अनुसूचित जाति SC के खिलाफ हुए अपराधों में 33,412 मामले दर्ज, वही अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हुए अपराधों में करीब 5,250 मामले दर्ज हुए थे। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ रेप के 2,233 मामले, हत्या के 704 मामले दर्ज हुए। दलितों के साथ अत्याचार के मामलों की वजह दलितों का विकास और उनकी तरक्की करना है। अगाड़ी जाति के लोगों ने दलितों को हमेशा से ही हीन दृष्टि से देखा है। यही वजह है कि उनसे उनका विकास, उनकी तरक्की देखी नहीं जा रही। जिन लोगों को वह अपना गुलाम बनाकर रखते थे वह उनसे आगे निकल रहे हैं। दिल्ली समेत कई जगहों पर जाट आरक्षण की मांग के दौरान आगाड़ी जाति के लोगों ने दलितों पर न सिर्फ हमले किए बल्कि उनकी हत्याएं तक कर दी थी। उनके मुताबिक यह इसी अनिश्चितता के माहौल का नतीजा है। इंडियन स्पेट के मुताबिक भारत में ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में वर्ष 2014 में करीब 5 लाख नौकरियां दी गई। अगाड़ी जातीय दलितों को हटाकर उन्हें मिलने वाली सुविधा लेने को आतुर है और इसीलिए पिछले कुछ समय से जाति के नाम पे अधिक से अधिक अत्याचार बढ़ रहे हैं। लातूर में जिला नियोजन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने चर्चा की। चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुंडे ने बताया कि बीड जिला बैंक घोटाले की जांच
SIT कर रही है। आता आम्ही पावसाची वाट बघत आहोत, नाही तर पाणीचं कायमस्वरूपी योजना करण्यासंदर्भात आमची चर्चा झालीच आहे। लातूर शहराची ग्रामीण भागात पाण्याची आज गरज आहे। लोक पेरण्या करण्यासाठी आणि पेरण्या करून वाट बघत आहेत। पावसाच्या अपेक्षा आम्हाला आहे। लातूरकरांना आता पाऊस पडला तरच पाणी मिळेल नाही, त्यांना एक कायमची योजना राबवण्यात बुद्धी धरणातलं पाणी मात्र धरणात थेट आणायचं सांगायचं ते योजना सांगा। मांजरामध्ये पाणी आणायचं आहे, कुठून आणायचं याच्याबद्दल आम्ही जरा तपासतो। त्यामुळे कायमस्वरूपी पाण्याची योजना लातूरला नक्की निवडून दिलं म्हणजे तो चौकशीचा भाग असावा, कारण ह्याच्यावर SIT नियुक्त झालेली आहे। त्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये मी काय हस्तक्षेप करू शकत नाही। तो विषय गृह विभागाचा आणि SITचा आहे। त्यांनी चौकशी केली आणि त्यांना समाधान झालं असेल किंवा ते आणखी चौकशी करणार त्याच्याबद्दल मी काही प्रकाश टाकू शकतो। DPCमध्ये आज महत्त्वाचे निर्णयमध्ये आम्ही येणाऱ्या काळामधलं पाण्याचं नियोजन, काही तात्पुरत्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना, रोपवाटिका तयार करून जास्तीत जास्त वनीकरण वाढवायचं। लातूरमध्ये राज्यात सगळ्यात कमी वन आहे, या सगळ्या गोष्टींवर चर्चा झालेली आहे। आणि जो निधी आम्ही आता उपलब्ध करणार आहे तो 99.9% खर्च झाला आहे। असाच निधी खर्च व्हावा आणि खूप चांगलं काम लातूरमध्ये झालं जलयुक्त शिवारमध्ये आणि इतर बाबीमध्ये। त्याचा आता पावसाने आमच्यावर कृपा करावी। राज्य सरकार की ओर से 1 जुलाई को संपूर्ण राज्य में 2 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम चलाई गई। इसे कामयाब बनाने के लिए गांव से लेकर शहरों तक सभी ने पूरा सहयोग किया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में नगर पंचायत अध्यक्षा मीना वानखेड़े ने 300 वृक्ष लगाए। 1 जुलाई यह दिन हर साल सामाजिक न्याय दिन, पर्यावरण दिन और कृषि दिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष राज्य सरकार ने 2 करोड़ पौधारोपण करने का निर्णय लेकर इस दिन के महत्व को साकार किया और पूरे राज्य में लाखों वृक्ष लगाए गए। ग्रामीण स्तर पर भी इससे अच्छा प्रतिसाद मिला। 1 जुलाई के बाद भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर तहसील में नगर पंचायत की ओर से 300 वृक्ष लगाए गए और इस अभियान में सहयोग किया गया। भारिप नगराध्यक्षा मीनाताई वानखडे संग्रामपुर। 1 जुलै हा दिवस व या दिवशी महाराष्ट्र सरकारने जो वृक्ष लागवणीचा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबविला आहे ते खरोखरच निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आनंदाची गोष्ट आहे। पर्यावरण खरोखर टिकून ठेवायचे असेल तर 33% वृक्ष असली पाहिजे आणि हा उपक्रम महाराष्ट्र सरकारने जरी राबविला तरी पण सर्व जनतेने वृक्ष लावणे व जगून दाखविणे हे महत्त्वाचे आहे, तरच आपण येणाऱ्या नैसर्गिक संकटावर मात करू शकतो। त्याकरिता आम्ही संग्रामपूर नगरपंचायतच्या वतीने 300 वृक्ष लागवणीचा कार्यक्रम राबविला। हा उपक्रम आमच्यासाठी राबविणे एवढेच नाही तर लावणे वृक्ष आम्ही सर्व जनतेच्या सहकार्याने जगवून दाखवू असा आम्ही निश्चय आहे। वृक्षारोपण के दौरान तहसीलदार, पुलिसकर्मी और कई अधिकारी भी शामिल हुए और बाबा साहब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस अभियान को गतिमान कर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने की अपील की गई। ये जो महाराष्ट्र शासन का जो उपक्रम है बहुत बड़ा स्तुत्य उपक्रम है, क्योंकि वृक्षारोपण ये जो है फिलहाल ये अपना जो सृष्टि है, सृष्टि का कालचक्र आबादित रखने के लिए ये ज़रूरी है। वृक्षारोपण झाड़ लगाना सबसे ज़रूरी, क्योंकि अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर किंवा जो अभी देश के अंदर 33% वृक्षारोपण होना चाहिए। फ़िलहाल अपना 90% 19% वृक्षारोपण है, बहुत सारा कम है। ये इसकी जो घट है ये दूर करने के लिए वृक्षारोपण बहुत सारा ज़रूरी है। बारिश के लिए हो या अपने लोगों को आरोग्य के लिए हो, ये सबसे इम्पॉर्टंट है वृक्षारोपण करना। हा कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आज 1 जुलै 2016 रोजी संपूर्ण राज्यात राबवत आहोत। त्या दृष्टीने आम्ही या पशुवैद्यकीय दवाखाना सैनिक संग्रामपूर येथे स्वखर्चाने आणि स्वयंस्फूर्तीने आम्ही इथे राबवत आहोत। मला 10 गड्ड्याचे लक्ष दिलं होतं, त्यापैकी मी 22 खड्डे खोदून तिथे वृक्षारोपण केलेले आहे। ऑस्ट्रेलिया में समाजशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय परिषद होने जा रही है। उस परिषद में पूना के प्राध्यापक मच्छिंद्र सक्टे और प्राध्यापिका पुष्पाताई सक्टे पेपर प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
उनके इस कार्य को मदद के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हनुमंत साठे और अम्बेडकरी जनता की ओर से 50,000 की मदद दी गई। इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की ओर से ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उस कॉन्फ्रेंस में मैं प्रोफेसर मच्छिंद्र सकटे और मेरी वाइफ पुष्पलता सकटे हम दोनों भी शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मेरा जो पेपर है वो पेपर वाटर कंजर्वेशन पे डिपेंड है और मिसिस का ओल्ड एज पॉलिसी के ऊपर उसका रिसर्च पेपर है। तो हम दोनों उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट होने के लिए जा रहे हैं और उनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता सम्माननीय रामदास आठवले साहब ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से मदद की है। हमारे माता का घड़ी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हनुमंत साठे, उन पर कुछ जिम्मेदारी दी थी। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि हनुमंतराव साठे ने मेरे इस विदेश यात्रा के लिए और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट होने के लिए उन्होंने 50,000 नकद रुपए मुझे दिए हैं और मुझे आशा है कि उस 50,000 नकद रुपए जो है वो अच्छे काम के लिए आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पढ़ो, मैं पढ़ भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप भी पढ़ो, लिखो और दुनिया भर का समाज देखो और उनके बारे में हम कहा है उसको भी ढूंढो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मातंग आघाड़ी की ओर से ज्येष्ठ मातंग समाज दलित नेता प्राध्यापक मच्छिंद्र जी सकटे सर ये ऑस्ट्रिया में वियना यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और हिंदुस्तान में या भारत में जो पानी की समस्या है, हालत है, बार बार सूखा गिरता है। अब इस विषय के ऊपर इन्होंने वाटर कंजर्वेशन सब्जेक्ट पे अपना रिसर्च ऑस्ट्रिया में पेश किया है, करने जा रहे हैं। तो ये मातंग समाज के बहुत बड़ा नेताजी है महाराष्ट्र के, हमारे नेताजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास जी आठवले साहब के निर्देश पे हमने पूना यूनिट पे यहाँ पे उनको जो जर्नी के लिए मदद की है। ये एक दोनों जो समाज है, एक तो मच्छिंद्र जी सकटे और मैं, ये दोनों समाज में एक ब्रिज है, एक दुआ है। ये कॉन्टैक्ट के लिए अगली कड़ी में एक ऐतिहासिक घटना इस प्रोग्राम में हो रही है, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सम्माननीय मच्छिंद्र सकटे सर का यहाँ से स्वागत करती है, शुभेच्छा देती है। वैसा ही उनकी जो पत्नी है पुष्पलता, वो भी यह यूनिवर्सिटी में अपना पेपर दर्ज करने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मातंग समाज की पूरे हिंदुस्तान में या भारत में पहली ऐसी मातंग समाज की महिला है जो इंटरनेशनल लेवल पे इस विषय में अपने विषय प्रकट करने वाले हैं। इसलिए इन दोनों दाम्पत्य को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले साहब मातंग आघाड़ी की ओर से उनको शुभकामना देता हूँ और जय भीम। देश में मौजूदा हालात ठीक नहीं है। सरकार विदेशी नीति अपनाकर देश को गिरवी रखना चाहती है, यह कहना है जन स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष राजेश काकड़े का। विशेष बातचीत में उन्होंने पृथक विदर्भ पर आंदोलन और सरकार की नीति पर कई सवाल उठाए। अलग विदर्भ की मांग को लेकर एक पक्ष फिर से स्थापन किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय जन स्वराज्य पक्ष पार्टी। मगर यह पक्ष पार्टी का मोटो क्या है, इसके मुद्दे क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ में इस पक्ष के नेता राजेश कुकड़े जी हैं। आइए उनके साथ काकड़े जी। राजेश जी, ये बताइए क्या ज़रूरत पड़ी थी नए पक्ष की? हमारे देश में जो राजनीतिक वातावरण चल रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी जो युवा मित्र है वो हमारे बुजुर्गों की कुछ गलती रही, कुछ रहा तो बोलते पापा ये आपकी पुरानी आइडिया है, आप कुछ नया तो बात कीजिए। वैसे हमारा सोचना है कि हमारे देश के नेता लोग वही पुरानी आइडियोलॉजी पर हमारे राष्ट्रों को चलाने की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर
पूरी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय स्वराज्य संस्था हो, इनकी सारों की बैलेंस शीट जो है लॉस बैलेंस शीट में चल रही है और विदेश से कर्जा लेकर ये लोग अपने राष्ट्र को चलाने की बात करते हैं। जैसे कि नागपुर में मेट्रो ट्रेन की स्थापना हुई, उस मेट्रो ट्रेन के लिए 3,650 कोटी इन्होंने जर्मन, जापान, फ्रांस के माध्यम से ये मांगने की कोशिश की है। इस माध्यम से वैसे ही नागपुर महानगर पालिका के विकास के लिए, नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से नाग नदी का विकास के लिए इन्होंने जापान से 1288 करोड़ रुपए की कर्जे लेने की बात कही है। मुझे ये ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर जब आई थी, उन्होंने 1734 में इस तरह के व्यापार के लिए आई थी और व्यापार करते करते इन्होंने उस देश को गुलाम कर दिया था। हमारे नेता लोग इतनी बड़ी उनको जानकारी होने के बाद में भी विदेश से इस तरह से कर्जा लेकर हम लोगों को इस तरीके से फिर से गुलामी में ढकलने की कोशिश कर रहे हैं। और देश के इस तरह से आर्थिक विकास करने के लिए जहाँ पैसा नहीं लगता है, जहाँ विकास के लिए मानवीय जीवनों की आवश्यकता क्या है वो नहीं देखते हुए उन लोगों के लिए करोड़ों रुपए की घोषणा की जाती है, जिसका बैलेंस शीट हमारे आर्थिक जीवन पर, प्रत्येक घर के आर्थिक जीवन पर उसका असर हो रहा है, जिसके वजह से हर व्यक्ति को महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। करके हमको ऐसा लगा कि इन प्रकार की समस्याओं से देश को बचाना है, फिर से विदेशी को भारत में घुसने नहीं देना है। इसलिए हमको राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी की स्थापना करनी है की है और उसके माध्यम से हम युवाओं के माध्यम से, यानी युवाओं को साथ में लेकर, इनका भविष्य साथ में लेकर, जैसे बच्चा, ये शब्द का अर्थ है बचाए रखना, हमको उन्हें बच्चों को बचाए रखना है, उनके भविष्य को बचाए रखना है करके हमारे देश का आर्थिक नियोजन हमारे यहाँ के युवा साथी करे, इसके लिए राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी की स्थापना हमने की है। राजीव जी, मगर जिस तरीके से युवाओं को जोड़ने का आप कह रहे हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी किस तरह से प्रयास कर रही है, ग्राउंड लेवल से किस तरह से प्रयास कर रही है पार्टी? ग्राउंड लेवल पर हमारा प्रयास चालू है कि राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी के माध्यम से हमने भी जैसे सरकार को एक अभी ज्ञापन दिया हुआ है कलेक्टर साहब को कि जैसे कि हमारे देश के नेता लोगों ने यहाँ की तुअर की दाल के रेट कम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ये ज़मीन किराए से लेने की बात कर रही। तो हमारा कहना ऐसा है कि यहाँ के युवाओं के माध्यम से, यहाँ के जो युवा है, जो विदर्भ के युवा है, इन युवाओं के पास जो ज़मीन है वो भाड़े तत्वों पर सरकार ले और उन्हें उस तरीके से जो खेती में निकलने वाले उपजाऊ जो ये है अनाज जो निकलता है, उपज जो निकलती है, वो उपज निकालने की एक प्रशिक्षण सरकार उसको दे, ताकि वो लोगों को वो उपज निकाल के कम भाव में कैसे बेच सकता है, इस तरह का एक ट्रेनिंग क्लास है। वैसे गवर्नमेंट को हमने ये भी एक प्रपोजल किया है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एक 5 से 6 हज़ार एकड़ ज़मीन होती है, वो ज़मीन में से 10% एकड़ ज़मीन लेकर हर ग्रामीण में, हर गांव में एक इंडस्ट्री, मिनी इंडस्ट्री खड़ी की जाए और जो मिनी इंडस्ट्री के माध्यम से जो खड़ी होगी उसमें यहाँ के गांव के जो युवा साथी है, शहर के युवा साथी है, उनको रोज़गार मिले और वहाँ की स्थानीय स्वराज्य संस्था में जो अनाज निकलता है, जो चीज़ें निकलती है, उस चीज़ों का प्रोडक्ट करके वो मार्केट में बेचे, ताकि हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और स्थानीय उत्पादन को भाव भी मिलेगा और साथ में हमारे माता बहनों को भी एक काम मिलेगा। इसलिए युवाओं को ज़मीनी स्तर पर जोड़ने के लिए इस तरह सरकार को हमने स्कीम दी है। और वैसे ही पढ़ाई के बारे में जैसे गवर्नमेंट ने ये सोचा है स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वाठोड़ा के अंदर 104 एकड़ ज़मीन दी है। हमारा कहना है कि वाठोड़ा में, अब पूरे महाराष्ट्र के लिए अगर वाठोड़ा में 104 एकड़ ज़मीन दी तो पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आने के लिए, उनका खर्चे के लिए, उनके रोस्टेज के लिए, सब चीज़ के लिए पैसा खर्चा लगेगा और वो अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे। हमारा कहना है कि उस तरह के नहीं, पर तहसील में उस तरह का स्किल डेवलपमेंट ऑफिस डेवलप करे, ताकि वहाँ के तहसील में अपने घर में रह के बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और माँ बाप के साथ में एक साथ दे सके। इस तरह का कार्यक्रम भी सरकार ने करना चाहिए, ऐसी भी हमारी सरकार से मांग है। आपका जो पक्ष की जो प्रमुख मुद्दा देखा तो अलग विदर्भ को लेके हैं। अब तक अलग विदर्भ नहीं हुआ, इसके पहले भी मांगे उठी थी, सीएम खुद अलग विदर्भ के पक्ष में थे, उनके जो मैनिफेस्टो था उसमें भी अलग विदर्भ को लेके थी, मगर अभी तक अलग विदर्भ नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे और क्या वजह मानते हैं? उसके लिए ऐसा हुआ कि अलग विदर्भ के लिए जामुनराव जी के समय में जो कोशिश हुई थी, उस समय की जो कोशिश हुई थी, एक भारदस्त कोशिश हुई थी, वे नाकामयाब हुए। पर उसके बाद के विदर्भ के लिए जो राजनीतिक कोशिश हमारे राजनीतिक नेताओं ने की, जैसा हम उसके लिए कह सकते कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की, चाहे वो बीजेपी के नेताओं ने की, इन सब लोगों ने जनताओं को गुमराह करने का काम किया और इन जनता को कहा कि हम चुन के आएंगे तो हम विदर्भ राज अलग करके रहेंगे। और चुन के आने के बाद इन्होंने अपने जो आला कमान है, उन आला कमान के दबाव में आकर इन्होंने विदर्भ की मांग को अलग रखा दिया। उसकी वजह है कि पश्चिम महाराष्ट्र की लीडरशिप को जो एग्रीकल्चर के बारे में जो उनका प्रोडक्ट है, वो उनका शक्कर का हो या उधर में अंगूर का हो या जिस प्रकार का शराब का, वो प्रोडक्ट उनके है, पर उनके पास में जैसे
यहाँ पर जो कड़धान्य होते वो कड़धान्य उनके पास नहीं है। वैसे उनके पास में बिजली का प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, उनके पास में यहाँ की जो मैग्नीज है वो नहीं, उनके पास में कोयला नहीं, उनके पास में पानी की सुविधा नहीं, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं है। तो वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ का जो वन क्षेत्र भी उनके पास में नहीं है। महाराष्ट्र से वो अलग होने के बाद में उनको ये उनके ज़मीन पर खड़ी करना पड़े, तो उनके ज़मीन पर खड़ी करते समय वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ में वो लड़ नहीं पा सकेंगे करके वो इस तरीके से नहीं चाहते कि विदर्भ को अलग करना। और हमारी लीडरशिप लॉलीपॉप के बीच में गई है। हमारे लीडरशिप में चाहे कोई भी पार्टी का नेता लो, चाहे कांग्रेस लो, बीजेपी लो, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप पश्चिम महाराष्ट्र के पीछे अपनी एक उनकी धोती पकड़ के, उनका शर्ट पकड़ के, उनकी उंगल पकड़ के अपनी राजनीति को पूरा करना चाहते, न कि विदर्भ की जनता के लिए कुछ सुख सुविधा लाना चाहते। विदर्भ के पास सब कुछ है। विदर्भ के पास सब कुछ रहने के बाद में भी इन लोगों को अपने बदबूते राजनीति करना नहीं आता और अपने बुते राजकारण कर नहीं सकते। इनको आर्थिक नियोजन की प्लानिंग नहीं समझती, इनको समाजकरण की प्लानिंग नहीं समझती, इनको पंचायत राज लेवल पर कैसे हमने प्लान प्रोजेक्ट करना चाहिए इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है करके ये किसी की तो भी उंगल पकड़ के हम उन राजनेताओं के साथ में रहना चाहते, ये दिखाकर उनके माध्यम से ये विदर्भ को नहीं देना चाहते। हमारी पार्टी विदर्भ राज्य को अलग लेंगी। मैं आपको घोषणा करता हूँ कि 2019 के अप्रैल में राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी यह घोषणा करती है कि 2019 के अंदर विदर्भ राज्य आपको अलग राज्य दिखेगा और 2019 में विदर्भ राज्य का अलग बजट सत्र बनेगा। यह विदर्भ राज्य के लिए बड़ी घोषणा नहीं है। तो ये विदर्भ राज्य के लिए हम अभी माननीय श्री हरि अने साहब इनके माध्यम से हमने 18 जून को एक मीटिंग ली है। उसी माध्यम से अने साहब के माध्यम से हमने अभी पूरे विदर्भ के अंदर मीटिंग का प्लानिंग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हमारे हर गांव में मीटिंगें चालू है, शहर में भी छोटे छोटे तबकों पर हमारी मीटिंगें चालू है। हमारे उसके साथ में हमारा अभी हमने युवाओं को साथ जोड़ने के लिए पूरे कॉलेज स्तर पर वहाँ पर उनका एक वाद विवाद स्पर्धा का कार्यक्रम हमने आयोजन करने का प्लानिंग किया है। बच्चों के बीच में भी विदर्भ की जानकारी हो करके निबंध स्पर्धा का आयोजन किया है और सर्वसामान्य परिवार में भी विदर्भ के बारे में जानकारी हो, इसके लिए एक डिबेट और उनको आह्वान किया है। और आने वाले जैसे नवंबर के अंदर, जैसे हमारा अक्टूबर के अंदर हमारी एक जनरल जाहिर सभा हम चिटनीस पार्क स्टेडियम में लेने जा रहे हैं। उसी के साथ में पूरे नागपुर जिले के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं सारे विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग लग रही है। वैसे ही पूरे दिसंबर महीने में हमने विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम भी हमारे पार्टी ने लिया हुआ है। माननीय श्री हरि अने जी साहब इनके नेतृत्व में हम ये सारे कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि पिछली राजनीतियों ने जो गलती की वो राजनीतिक गलती हमको ध्यान में है। और अभी हमारे पास में एक उदाहरण के तौर पर हमारा तेलंगाना राज्य अलग हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुआ। इन सारे राज्यों के पहले की स्थिति, वहाँ के लोग पलायनवादी थे, वहाँ के लोग विदर्भ नागपुर के अंदर आके अपना रोजगार कमाते थे। पर अभी यहाँ उनकी राजनांदगांव की बात अपन करेंगे, उसके बाद में अपन उत्तराखंड की बात करेंगे, तेलंगाना, वहाँ के लोग अपने एरिया में अभी अपने वहाँ पर जा रहे हैं नौकरी पाने के लिए। और वहाँ का इवन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर श्री टी चंद्रशेखर जी ने कहा है कि पूरा एग्रीकल्चर पूरे भारत को हम चावल पुरा सकेंगे, गेहूँ पुरा सकेंगे, इतना इनकम हमारे एग्रीकल्चर में निकला, क्योंकि उनको 100% उनके जहाँ के नेचुरल संसाधन है वो टोटल उपयोग में आ रहे हैं। उस तरीके से हम भी हमारे नागपुर के माध्यम विदर्भ के माध्यम से टोटल हमारे संसाधन उपयोग में लाएंगे, जिस माध्यम से हमारे विदर्भ का विकास नक्की होगा। इसलिए हमारे विदर्भ की जनता हमारे साथ आएगी और विदर्भ को अलग करके रहेंगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। मगर जिस तरीके से अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ है, तेलंगाना के इसमें व्यापक आंदोलन किया गया था, उस वजह से तेलंगाना अलग हुआ है। उस तरीके से विदर्भ में उस तरह का व्यापक आंदोलन नहीं दिखा चामनराव टोटे के बाद में। तो क्या वजह इसकी कि कहीं ना कहीं विदर्भ का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं बैक चले गया था? नहीं, विदर्भ का मुद्दा बैक नहीं चले गया। उसके अंदर कैसा है कि हमारे राजनीतिक पार्टी के जो नेता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी पार्टी के, इन्होंने अपने पार्टी के ये देश के साथ में राजकारण नहीं कर रहे। ये अपने पार्टी का महत्व बढ़ाया, इन्होंने देश का महत्व नहीं बढ़ाया। और देश का महत्व नहीं बढ़ाने से इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी यही सिखाया है कि आप इस फलाने पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप इस गाइडलाइन के आगे नहीं जा सकते। इस तरीके से ही इन पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं की इस डेडलाइन के अंदर बांध के रखा हुआ, जिसके वजह से वो कार्यकर्ता विदर्भ के आंदोलन के लिए पूरी तरह उसके अंदर उतरे नहीं करके हमको ऐसा लगा कि राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी हमने निकालना चाहिए, लोगों को संगठित करना चाहिए, संगठित करके हमको संघर्ष करना है। और वो संघर्ष करने के लिए हमको एक व्यासपीठ की आवश्यकता थी, एक संगठन की आवश्यकता थी। वो संगठन है राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी, जिसके माध्यम से हम, जो आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में 1200 लोगों की यानी उन्होंने शहीद हुए,
हम भी ये हमारे विदर्भों को अलग करते समय हम नहीं चाहते कि इस तरह के हमारे युवाओं का बलिदान हमको देना पड़े, पर हमारे राजनेता अपने कान में इस तरह की रूई डाल के रखे और अपनी बेशरमकी की हद पार कर रहे हैं। जिस बेशरमकी की हद पार करके हमारे माता बहनों के बच्चों को अगर वो मारना चाहते या उनका बलिदान लेना चाहते, तो हमारी माता बहनें भी अपने बच्चों का बलिदान देने के लिए तैयार है और विदर्भ राज्य उनसे लेने के लिए तैयार है। ये हमारे विदर्भ राज्य के लिए संघर्ष की हमारी भूमिका। हम गांधी जी के तत्वों की मान्यता चलने वाले, पर गांधी जी के तत्वों के साथ में गांधी जी ने भी कहा था अंग्रेजों भाग जाओ। गांधी जी ने भी आखिरी में नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बोला था कि अंग्रेजों को भगाओ। उस तरीके से हम हमारे माध्यम से कार्यकर्ताओं को, जनता को इकट्ठा करेंगे, उसके माध्यम से हम बोलेंगे इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भगाओ, इनके घर का घेराव करो। इन यहाँ जहाँ पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी पार्टी की लाइन तोड़ने के लिए तैयार नहीं, वहाँ उनके घर का घेराव किया जाएगा और उसके माध्यम से विदर्भ राज्य, आपको मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले अप्रैल महीने में 2019 के अप्रैल महीने में विदर्भ का अलग अपना बजट सेशन होगा। ये टोटल आप यानी इस बात को पूरी एक पत्थर की लकीर समझ लीजिए और पूर्णतः विदर्भ अलग होकर रहेगा। मगर जिस तरीके से देखा जाए, आप सीधे सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि सरकार की मानसिकता नहीं है अलग विदर्भ की, क्योंकि अगर पावरफुल नेता की बात की जाए तो सीएम नागपुर के हैं, केंद्रीय मिनिस्टर यहाँ पे, दो कैबिनेट मिनिस्टर जो स्टेट के वो यहाँ पे, तो मानसिकता नहीं लगती कि यहाँ पे इनकी? नहीं, इनकी मानसिकता का मैंने आपको सवाल के अंदर जवाब दिया था कि ये राष्ट्र के बारे में हमारे सोचने की इन राजनीतिक पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं है। ये अपने पार्टी लाइन के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति करते। जैसे पार्टी लाइन के अंदर काम करते समय इनको, जैसे इनके हाई कमांड के जो आदेश है, इनके हाई कमांड का आदेश है, जैसे मैंने अपनी चर्चा में कहा कि विदर्भ के पास में इतनी सारी नैसर्गिक उपलब्धता है, पर इनके पास में नैसर्गिक उपलब्धता नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर को तोड़ के, अगर ये विदर्भ को तोड़ के पश्चिम महाराष्ट्र की अगर ये अलग बनाई जाए, सीमाएँ राज्य अलग बनाया जाए, तो इनको वन विकास क्षेत्र भी निर्माण करना पड़ेगा, इनको बिजली के प्रोजेक्ट भी निर्माण करना पड़ेगा, इनको कड़धान्य के लिए भी खेती का उत्पादन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब करने के लिए उनके पास जगह नहीं है, उनके पास प्लान प्रोजेक्ट नहीं है, उनके पास वो सुविधा नहीं है। तो उसके वजह पश्चिम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स उनके आला कमान पर दबाव निर्माण करके रखी हुई है, और जिस दबाव के वजह से वो विदर्भ को अलग होना नहीं देना चाहते, और उसी के पीछे, उसी आला कमान के पीछे, अपने पार्टी आला कमान के पीछे रहकर ये राजनेता विदर्भ राज्य अलग करने में असक्षम है। ये और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी उसी तरह इन्होंने बंधनकारक बना के रखा हुआ है। रजत जी, ये बताइए कि अभी महानगर पालिका के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, पार्टी की रूपरेखा क्या होगी और क्या चुनाव लड़ेगी पार्टी? नागपुर महानगर पालिका का चुनाव हो चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी ये नागपुर महानगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हमारे नागपुर महानगर पालिका को जिस तरीके से खोखला बना के रखा हुआ है, हमारे कर्मचारियों के पगार देने के लिए नहीं है, हमारे यहाँ कचरे गाड़ी के लिए पैसा नहीं है, हमारे यहाँ सफाई के लिए पैसा नहीं है। हमारे यहाँ बीच में एक का ये हुआ था कि बिल्डिंग गिर गई थी खंडेलवाल की, कोल्ड स्टोरेज की। उसके अंदर जब वो कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरी थी, तो उस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने पेनल्टी देकर एनआईटी ने उस बिल्डिंग को रिन्यू किया था और उसका नकाशा मंजूर किया था। तो हमारा कहना ऐसा है कि जब वो लोग वहाँ मरे, 9 मजदूर लोग मरे, तो वो 9 मजदूर लोग जब मरे, तो उन मजदूर लोगों को मरने के बाद में एनआईटी बोलती कि ये हमारी जवाबदारी नहीं है, नागपुर महानगर पालिका बोलती ये हमारी जवाबदारी नहीं है, और खुद वो फैक्ट्री मालक बोलते कि ये हमारी जवाबदारी नहीं है, और महाराष्ट्र सरकार उसके लिए 1-1 लाख रुपए घोषित करती है। तो हमारा कहना है कि नागपुर महानगर पालिका में हम हमारी सरकार निर्माण करते समय इस तरह का कल्याण निधि फंड हमारे राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी के माध्यम से वहाँ बताना चाहते हैं नागपुर महानगर पालिका प्लान प्रोजेक्ट कैसा करो, ताकि अस्थायी कामगार कहीं पर भी उसके साथ में दुर्घटना हो तो उसको नागपुर महानगर पालिका एनआईटी के माध्यम से इंश्योरेंस दे सके, उसको उसके घर को पैसा उपलब्ध करा सके। दूसरा ऐसा है कि नागपुर महानगर पालिका की जो जगह है उसको पूरी जगह एनआईटी ने हत्या के रखा हुआ है। वो एनआईटी ने जो हत्या के रखा वो पात्र है, उस पात्र पर जितने भी ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर अगर हम चाहते अगर कोई युवाओं को लिए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना के उनको इंडस्ट्री कोई लगा के दी जाए, उसके लिए अगर हमने ख्याल किया तो नागपुर महानगर पालिका का एक भी युवक बेरोजगार नहीं रहेगा, उनको अपनी खुद की दुकानदारी, खुद की इंडस्ट्री मिलेंगे। तीसरा है कि नागपुर महानगर पालिका के स्वच्छता अभियान के बारे में महापौर जी का स्टेटमेंट है कि बगैर पैसा लगाए हमने सफाई किया, ये झूठ है। नागपुर महानगर पालिका को सफाई करने के लिए जेएन के माध्यम से इन्होंने 300 करोड़ रुपए मांगा,
और अदर फंड्स के माध्यम से फंड मांग के ये नागपुर महानगर पालिका को सफाई अभियान के माध्यम से चलाते। हर साल उसको दोनों तरफ से उसको खींच के मट्टी आजू बाजू कर दी जाती है, पर वो मट्टी तो फिर से वही वैसे के वही रहती है। पर वो नागपुर महानगर पालिका की नदी पूर्णतः मट्टी निकाल के सफाई करके अगर उसके ऊपर ये सोचा जाए कि ईंट उत्पादन करने वालों को वो रेती उपलब्ध या वो माल उपलब्ध कर दी जाए तो उससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। नागपुर महानगर पालिका की नदी साफ हो सकती है और स्वच्छ सुंदर बन सकती है। उसके लिए हमारे पक्ष के माध्यम से हम इस तरह के से सोच हमारी जाहिरनामे में होगी कि हम किस तरीके से सरकार बनती है या हमारे अगर नगर सेवक उसके अंदर जो भी पोस्ट है उनको हम ये डायरेक्शन देंगे कि इस तरीके से आपको सवाल वहाँ पूछना है। जैसे अभी नागपुर महानगर पालिका ने पानी के बारे में बोला है कि हर महीना टैक्स हम पानी का बिल मांगेंगे। उसके अंदर उन्होंने दिया कि जनता को परेशानी होती है, पर क्या है जनता को जो पानी मिल रहा है वो पानी किसका है? वो तो कुदरत का पानी है। उसको मेंटेनेंस करने के लिए इतने करोड़ों रुपए लगते हैं क्या? उसको मेंटेन करने के लिए इतने करोड़ों रुपए लगते नहीं, तो इनको हर महीना इतना बड़ा करोड़ों रुपए का पैसा लगने वाला क्यों? तो वो नागपुर महानगर पालिका के बजट में नागपुर महानगर पालिका के इनकम ऑफ सोर्सेज जो वाटर बिल इन्होंने OCW को दिया वो रिटर्न लेना, उसके बाद में टैक्सेशन का जो प्राइवेटाइजेशन करना उसको वापस लेना, उसके बाद में इन्होंने जो रोडेशन के लिए या जिस प्रकार के इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए दिया वो सारे नागपुर महानगर पालिका के सोर्सेज वापस लाना, और उसके लिए नागपुर महानगर पालिका के अंदर हमने इलेक्शन लड़ने की हमारी जवाबदारी है। वैसे ये देखते हैं कि जो अनाधिकृत लेआउट उसको अनाधिकृत करके इन्होंने कहीं पर भी रोड नहीं दिया, कहीं बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया। और हम भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत दिखाते कि जिस घर में संडास नहीं उस घर में बहू की यानी बेटी की शादी नहीं, बेटी नहीं देना चाहिए। पर क्या हमने इन 20 लाख लोगों को आज गटर लाइन क्यों नहीं दी? वो गटर लाइन हमारे देने की सरकार की जवाबदारी नहीं है क्या? सरकार ने वो 20 लाख लोगों को गटर लाइन नहीं देने की वजह से आज अस्वच्छता पड़ी है, उसके लिए जवाबदार कौन? ये अनाधिकृत लेआउट वालों को पूर्णतः इनको ड्रेनेज लाइन, पानी लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ये सारी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी अपने एजेंडा में शामिल करेंगी। इसको कल लोग कहे, मुख्यमंत्री ने बोला था कि नहीं, बोले अनाधिकृत लेआउट है, इसमें डेवलपमेंट में नहीं आता। ग्रामीण क्षेत्र में हम अगर हम रोड बना सकते, ग्रामीण क्षेत्रों को हम ड्रेनेज लाइन दे सकते, पानी लाइन दे सकते बगैर डेवलपमेंट चार्जेस लिए, तो हमारे इन नागरिकों ने जो ग्रामीण से आए, जो इधर उधर से आए, उन्होंने अपने खुद के मेहनत से प्लाट विकत लिया, घर बांधा, तो हमको उनको मानवीय सुविधा देने में हरकत क्या है? तो इस तरीके से हम जितने भी नागपुर महानगर पालिका में हमारे पार्षद आएंगे उनके माध्यम से हम वहाँ पर एक ठहराव डालेंगे कि जितने आमदार हैं वो अपने कोटे से पैसा मंजूर मंगाए मुख्यमंत्री कोटे से और उनको डेवलपमेंट करे। ये हमारी स्कीम नागपुर महानगर पालिका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महानगर पालिका की जो रूपरेखा रहेगी, प्रभाग रहेंगे, 4 उम्मीदवार रहेंगे, तो यहाँ पर कितना उचित मानते हैं इस तरह की रणनीति, क्योंकि विधायक के स्तर का ये चुनाव हो गया है नगर पालिका का? नहीं, ये जैसा कि हमारे भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब इस घटना की स्थापना की, इस घटना के माध्यम से उन्होंने लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्षेत्र बनाया हुआ है, उन्होंने विधानसभा क्षेत्र का ये बनाया हुआ क्षेत्र बनाया, उन्होंने राज्यसभा का कार्यक्षेत्र बनाया, उन्होंने विधान परिषद के अंदर शिक्षक मतदार संघ, पदवीधर मतदार संघ, नगर पालिका मतदार, ये सारे मतदार संघ अलग बनाए, ग्राम पंचायत का अधिकार मतदार संघ अलग बनाया हुआ है। उसी तरीके से नागपुर नगर पालिकाओं के मतदार संघ बने हुए। तो सरकार ने अपनी सरकार गिरेगी, अपनी सरकार बनेगी नहीं, इस डर के माध्यम से लोगों को विकास से वंचित करने के लिए प्रभाग की दृष्टिकोण सोचा है। सरकार चाहती कि भ्रष्टाचार बढ़े, सरकार चाहती है कि हमारे कामकाज जो हमने भ्रष्टाचार किए वो कोई देखे नहीं, और सरकार नहीं चाहती कि लोक प्रतिनिधि और जनता के सामने आपस में बातचीत हो ताकि देश का विकास हो। इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए और विकास जनता का नहीं होने के लिए और कारपोरेटर नाम की चीज़ जनता पहचाने नहीं, इसलिए इस प्रकार की प्रभाग पद्धति बना के उन्होंने लोगों को नगर सेवक से वंचित करने का ये प्लान किया हुआ है, जो गलत है, वो भारतीय घटना का अपमान है और भारतीय घटना के लिए वो बराबर नहीं है। तो इन्होंने प्रभाग पद्धति नहीं, वार्ड लेवल पर करना चाहिए। वार्ड लेवल से करने से लोग, जनता जो अपने नगर सेवक से मिलती है और नगर सेवक भी जनता से मिलता है, और उन लोगों का दोनों की बातचीत होती है जिसमें अपने शहर का विकास अच्छा होता है और उनकी सुख सुविधा प्राप्त करवाने के लिए नगर सेवक को भी अच्छा होता है। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आपकी पार्टी नगर पालिका चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है? जी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और हमारे पार्टी का हमारा कार्यक्रम भी चालू है और हम पूरी तरह जितने भी हमारे एरिया हमने तय किए हुए वो सारे एरिया में हमने चाहे प्रभाग पद्धति होंगे तो भी हम उसके अंदर लड़ेंगे और हमारे विदर्भ राज्य के अंदर हम आगे लेने के लिए संघर्ष का हमारा ये बहुत बड़ा पवित्र है सर। धन्यवाद। तो ये थे जनस्वराज पक्ष पार्टी के नेता राजेश काकड़े जी। कैमरा पर्सन मयूर के साथ स्वप्निल पराड, नागपुर।
जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।